नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 27 मई 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का यह वीडियो होगा। 27 मई है आज, मई का महीना में बीती गया, फिर जून और जुलाई में बीपीएससी प्रीलिम एग्ज़ाम है। कौन कौन से टॉपिक आज हम लोग देखेंगे, तो एक तो क्वाड की समिट हुई है भारत में, तो इस क्वाड समिट को ज़रा कंक्लूड करेंगे। फिजी की चर्चा की गई है उसमें, तो फिजी के बारे में भी देखेंगे कि किस प्रकार से हिंद प्रशांत के क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड जो है वो चीन को काउंटर करने का प्रयास कर रहा है। इसके साथ में दिल्ली डस्ट का भी जो टॉपिक है उसे देखेंगे, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने जो छापा न्यूज, उसके बाद से दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ सुधार करना शुरू किया है, तो इस टॉपिक को भी देखेंगे। और भी टॉपिक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है क्वाड समिट, जो क्वाड विदेश मंत्री स्तरीय की समिट हुआ है। कहाँ पर, तो दिल्ली के हैदराबाद हाउस में। दिल्ली का हैदराबाद हाउस मुख्य रूप से विदेश मंत्रालय और उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं वहाँ पर। तो नई दिल्ली के विधिक हैदराबाद हाउस में प्रीलिम फैक्ट होगा ये। क्वाड जिसको क्या कहा जाता है, चतुर्भुज क्यों कहा जाता है भाई? भारत यहाँ पर हो गया, जापान यहाँ पर हो गया, अमेरिका यहाँ पर हो गया और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर हो गया। तो इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे तो यह क्वाड बनता है। ये चारों डेमोक्रेटिक देश हैं, लोकतांत्रिक हैं, और यह कोशिश कर रहे हैं कि इन सभी का जो कॉमन है, जिससे इनकी प्रतिद्वंद्विता है, दुश्मनी कहना सही शब्द नहीं होगा, चीन, उसके जो रणनीतिक और आर्थिक बढ़त है उसे काउंटर किया जाए, चीन पर निर्भरता को कम किया जाए, और जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है बाय इकोनॉमिक और बाय मिलिट्री उसको कम किया जाए, या फिर सप्लाई चेन में जो उसको वर्चस्व हासिल है, दुनिया के सप्लाई चेन का 25 से 30% हिस्सा चीन के पास में है। दुनिया में जितने इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं उनमें 25% हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग का एक देश के पास में है। तो ये चार देश मिलकर के कोशिश कर रहे हैं कि इसे काउंटर किया जाए। इसी के क्रम में भारत में यह समिट हुआ है, जिसमें अमेरिका के मार्को रूबियो आए हुए थे, जापान के विदेश मंत्री थे, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री थे और भारत के भी विदेश मंत्री शामिल थे। इनमें किन चीज़ों को लेकर के बात हुई है तो उस पर भी चलेंगे। कुछ स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंट लोकेशन भी दिखाऊंगा जो ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। फिजी के बारे में भी हम लोग देखेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी इनका नाम है, और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग नाम है। इन चारों की कल बैठक हुई है। जो सबसे मुख्य मुद्दा रहा इसमें वो है इंडो पैसिफिक। एक सवाल पूछा गया यूपीएससी मेंस में भी, बीपीएससी मेंस में भी पूछा गया है कि इंडो पैसिफिक रीजन क्या है, इसके क्या महत्व हैं, और एक सवाल ये पूछा गया था कि भारत के लिए इसका क्या महत्व है। तो दोनों बिल्कुल ही अलग अलग हो जाएगा कि इंडो पैसिफिक रीजन का इम्पोर्टेंस क्या है और इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, इसके संदर्भ में सवाल पूछा जा चुका है। तो कहाँ से शुरू होता है मुख्य रूप से ये, तो अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट से लेकर के और अमेरिका और हवाई जो है वहाँ तक के रीजन को मुख्य रूप से इंडो पैसिफिक का रीजन कह दिया जाता है, जहाँ पर हिंद और प्रशांत महासागर दोनों का जो बीच का हिस्सा है उसे हम लोग इंडो पैसिफिक कहते हैं। ये दुनिया में सबसे तेज़ी गति से इकोनॉमिक रूप से, सोशल रूप से और सभी दृष्टिकोण से, मैन्युफैक्चरिंग के दृष्टिकोण से, तकनीक के दृष्टिकोण से और ह्यूमन पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से भी काफ़ी समृद्ध इलाका है। और आने वाले समय में, जैसे पहले फ्यूचर कौन डिसाइड करता था, तो वेस्ट कंट्रीज अमेरिका डिसाइड करते थे, लेकिन आने वाले समय में ये रीजन जो है ये डोमिनेट करेगा पूरे दुनिया को, इकोनॉमिक रूप से, मिलिट्री रूप से, हर दृष्टिकोण से, मैन्युफैक्चरिंग में, व्यापार में, हर दृष्टिकोण से ये क्षेत्र जो है आने वाले समय में दुनिया को डोमिनेट करेगा। इसके कारण से अब इसको सब लोग ध्यान से देख रहे और इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। जैसे चीन इन्वेस्ट कर रहा है इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, वो खुद भी है इसका हिस्सा। भारत चाह रहा है कि ये हिस्सा उसके डोमिनेशन में आए, लेकिन अमेरिका चाह रहा है कि उसके डोमिनेशन में रहे।
इसी को लेकर के प्रतिद्वंद्विता भी चल रही है। तो इंडो पैसिफिक का बहुत महत्व है सभी दृष्टिकोण से, इकोनॉमिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से, टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से। तो इसी प्रकार से लिखना भी होता है इसको एग्जामिनेशन में। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की सैन्य और कूटनीतिक महत्वाकांक्षाएं चरम पर हैं। वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्षों के कारण से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला जो है, सप्लाई चेन जो है, वो भी बाधित हुआ है। तो इन्हीं सब बड़े बड़े मुद्दों को लेकर के कल यह बैठक संपन्न हुई है। इनमें 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला फैसला जो लिया गया है, और पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वाड जब से बना है तब से पहली बार कोई फैसला इसमें इस प्रकार से लिया गया है, और यह फैसला अगर वाकई इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, जो कि संभावना लग रही है क्योंकि फिजी को लेकर के भी फैसला लिया गया है, तो यह वाकई गेम चेंजर साबित हो सकता है, ख़ास तौर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के जैसे देशों के लिए जो फिजिकली रूप से इस क्षेत्र में विद्यमान हैं। अमेरिका तो इस क्षेत्र में नहीं है, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं। चीन तो भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को घेरने के लिए अलग अलग रणनीति बनाता है, रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति, तो BRI की नीति, है ना। तो हमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर यह इम्प्लीमेंट भी होता है। तो उसी दिशा में यह पहला प्रयास है, पहली बार फैसला कुछ लिया जा रहा है। पहला देखिए क्या है इसमें, समुद्री क्षेत्र जागरूकता और निगरानी, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस का विस्तार करने के लिए एक समर्पित हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी निगम शुरू करने की बात की है कि इस क्षेत्र में ज्वाइंट तरीके से हम निगरानी क्यों ना करें। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों देश और अमेरिका इस क्षेत्र में मिलकर के निगरानी क्यों नहीं करते हैं इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए, ताकि उनको बढ़त हासिल हो। सेकंड जो इसमें रखा गया है, फिजी बंदरगाह बुनियादी ढांचा विकास। दरअसल में चीन क्या कर रहा था कि छोटे छोटे हिंद प्रशांत के जो क्षेत्र हैं, जैसे श्रीलंका भी है उसमें शामिल, फिजी है, पापुआ न्यू गिनी है, और इस प्रकार के तमाम और भी छोटे छोटे देश हैं जिनमें भारी भरकम निवेश करके उनके स्ट्रैटेजिक लोकेशन का उपयोग अपने मिलिट्री पर्पस से करना चाह रहा होता है। अब इसको काउंटर करने के लिए इन देशों को लगा है कि हमें इन देश, छोटे छोटे जो देश हैं, इन्हें सपोर्ट करना चाहिए इकोनॉमिक रूप से, इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से, जिससे हम इन्हें प्रभावित कर सकें, जिससे हम इन्हें अपने लिए इन्फ्लुएंस कर सकें। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने प्रशांत द्वीप क्षेत्र के प्रति क्वाड की अब तक की सबसे मजबूत प्रतिस्पर्धा की घोषणा की है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पहली बार कुछ फैसला लिया जा रहा है। इसके तहत फिजी में बंदरगाह बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के लिए पायलट परियोजना की शुरुआत की जा रही। इस क्षेत्र में चीनी ऋण जाल कूटनीति के लिए एक आर्थिक विकल्प पेश करेगा कि ये देश भी चाहते हैं कि उनके पास इकोनॉमिक रूप से लोन मिले, आगे बढ़ें, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। तो पहले उनके पास एक ही ऑप्शन था कि चीन से लोन लेना, और चाइनीज़ लोन जो है बहुत सारी शर्तों के साथ में आते हैं और वह ट्रैप होता है, उससे निकल नहीं पाता है फिर कोई भी देश। इसके लिए इन्होंने एक विकल्प दिया है कि आप इनसे ना लेकर के हमसे लीजिए, हम आपको लोन भी देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मदद भी करेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ यह कोई ट्रैप नहीं होगा, ऐसा कहा जा रहा है। थर्ड जो बड़ा फैसला लिया गया वो है एनर्जी एंड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, पैक्स सिलिका। पैक्स सिलिका का आपने नाम सुना होगा, इस पर भारत ने भी मंजूरी दी हुई है और भारत भी इसका मेंबर है। ये क्या है, तो सिलिका मान लीजिए मिनरल्स ऐसे जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक उद्योग या फिर AI रिलेटेड इंडस्ट्री या जो भी मॉडर्न इंडस्ट्री है उनके लिए नीड के जो सामान होते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स में मुख्य रूप से वो शामिल होते हैं। तो क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई विदाउट चाइना, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मामले में चाइना के सबसे ज़्यादा उसके पास में मौजूद है, जो कमर्शियल रूप से निकाला जा रहा है। दुनिया में और भी जगह मौजूद हैं, लेकिन वो अभी कमर्शियल रूप से निकाले नहीं जा रहे हैं, जैसे ग्रीनलैंड में भी है, लेकिन बर्फ़ के नीचे हैं वो। तो पैक्स सिलिका जैसी चीज़ें जो हैं उसको मजबूत किया जा रहा है, जिसमें भारत भी मेंबर है, जापान भी, ऑस्ट्रेलिया भी है और अमेरिका तो खुद है ही, ताकि हम चीन पर इस प्रकार के एलिमेंट्स की निर्भरता को कम कर सकें। तो ये 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला समुद्र में निगरानी, सेकंड है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लोन वगैरह देना, जिसमें पायलट प्रोजेक्ट फिजी में शुरू किया जा रहा है, और थर्ड है आपका एनर्जी एंड क्रिटिकल मिनरल्स, जिसके बारे में आपको याद रखना है, यह सवाल पूछा जाएगा।
इसके अतिरिक्त अमेरिकी ऊर्जा विभाग इस वर्ष अंत में आपूर्ति श्रृंखला को लचीला करने के लिए फ्यूल सिक्योरिटी फोरम की भी मेजबानी करेगा। पहले तो दुनिया भर में फ्यूल की स्कार्सिटी को पैदा करो, संकट को पैदा करो, ईरान को डिस्टर्ब करके, वेनेजुएला पर कब्जा करके, और अब फिर क्या करना है, फ्यूल सिक्योरिटी फोरम की मेजबानी अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। तो पहले वायरस बनाया जाता है तब तो उसका एंटीडोट बनता है ना, तो इसी प्रकार की मेज़बानी अब वहाँ पर की जाएगी ताकि एनर्जी के लिए भी सिक्योर हो सके और अमेरिका के गुट में एनर्जी के लिए उसके पीछे खड़े हो सकें। तो ये भी इस वर्ष उसके द्वारा मेज़बानी की जाएगी। ये 3 बड़े फैसले आपको याद होना चाहिए। दक्षिण और पूर्वी चीन सागर पर भी रुख लिया है इन देशों ने। एक तरफा कार्रवाई का विरोध, जैसे साउथ चाइना सी या चीन के द्वारा इन क्षेत्रों में आर्टिफिशियल तरीके पर जो आइलैंड बनाए जाते हैं या अपनी नेवी का विस्तार किया जाता है, उसका अब विरोध करना। चिन्हित आक्रामक गतिविधियां, तटीय संसाधन के विकास में चीनी हस्तक्षेप, नौवहन ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता में बार बार बाधा डालना, ये सब चीज़ें चीन के द्वारा की जाती है। इसको रोकने के लिए अब ये देश कॉमन रूप से एकजुट होकर के काम करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है इसमें और कौन कौन सी चीज़ों पर चर्चा हुई है तो पता ही होगा। 2-3 शब्दावली होते हैं अभी, जो जितने दुनिया के वैश्विक बैठक होते उन सभी जगहों पर वो चर्चा में रहता है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन करना, वेस्ट एशिया क्राइसिस का मिलकर के समाधान करना, समुद्री लॉ एंड क्लॉज जैसी चीज़ों को लागू करना। तो ये तो डेकोरेटिव वर्ड होते हैं, जब भी इस तरह का हो तो ये 2-4 शब्द चिपका दीजिए, आपके आंसर में दिखने चाहिए बस। नेक्स्ट जो हम लोग इसी में कवर करेंगे वो है फिजी के बारे में। फिजी में आपको पता होगा कि वहाँ हिंदी एक आधिकारिक भाषा के तौर पर भी यूज किया जाता है। शुगर केन जो है, गन्ना, ये यहाँ की इकॉनमी के मुख्य हिस्से में से एक है और इसी शुगर केन की खेती के लिए उत्तर भारत, खासतौर से बिहार यूपी के लोगों को अंग्रेजी ज़माने में ले जाया गया था यहाँ पर फिजी इत्यादि में। तो फिजी में भारतीय लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, खासतौर से बिहार यूपी का, और यहाँ पर हिंदी एक आधिकारिक भाषा है। फिजी देखिए कहाँ पर है, ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है बंधुओं, तो यह मकर रेखा है, यह मकर रेखा है और ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। तो फिजी कहाँ पर है, इक्वेटर पर है क्या, बिल्कुल भी नहीं। मकर पर है क्या, बिल्कुल भी नहीं। मकर और इक्वेटर के बीच में यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में न्यूजीलैंड है, लेकिन उत्तर पूर्व में फिजी स्थित है। ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे देश हैं, छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं, फिजी उनमें से एक है। अब इसके किस बंदरगाह को विकसित किया जाएगा, अभी इसके बारे में तो कहीं भी नहीं बताया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि जो सुआ पोर्ट है, सुआ पोर्ट, उसको डेवलप किया जा सकता है। तो विशेष संयुक्त बयान में किसी एक बंदरगाह का नाम तो अलग से विधिक उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन फिजी का सुआ पोर्ट और लाउ टोक पोर्ट, इन दोनों का नाम याद रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा सुआ पोर्ट किस देश में स्थित है, हाल ही में चर्चा में रहा लाउ टोक पोर्ट किस देश में स्थित है। तो इस प्रकार की चीज़ें पूछी जा सकती है। हाल ही में क्वाड ने घोषणा की है कि वो फिजी के पोर्ट को डेवलप करेंगे। तो निम्न में से कौन कौन से फिजी के पोर्ट हैं उनकी पहचान करें। तो वहाँ पर 1, 2, 3 दे सकता है, उसमें से कोई 2 हो सकता है। इस प्रकार के सवाल भी आ सकते हैं। वहाँ 2 मुख्य अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह हैं। सुआ पोर्ट राजधानी में स्थित है और इस रणनीतिक अवसंरचना अपग्रेड का मुख्य केंद्र माना जा रहा है कि सुआ पोर्ट ही होने वाला है। फिजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर के मेलीनेसिया, यह पूरे कलेक्टिव रूप से इस रीजन को हम लोग कह देते हैं। जैसे ओसनिया कहते हैं तो मेलीनेसिया इसको कहा जाता है, मलेशिया नहीं, मेलीनेसिया इसको कहा जाता है। यह एक खूबसूरत द्वीपीय देश है। यह लगभग 300 से अधिक द्वीपों का एक संग्रह है, आर्किपेलगी है, जिसमें वितिलेवु और वानुआलेवु 2 सबसे बड़े मुख्य द्वीप हैं। हाल ही में चर्चा में रहा वितिलेवु या वानुआलेवु, ये दोनों क्या हैं, तो यह फिजी के 2 प्रमुख बड़े द्वीप हैं। इस प्रकार से सवाल याद रखिएगा। राजनीति व जनसांख्यिकी राजधानी सुआ है जो वितिलेवु द्वीप पर स्थित है। जो फिजी की कैपिटल है वो किस द्वीप पर स्थित है, तो वितिलेवु द्वीप पर स्थित है, ये याद रखना है आपको। फिजी में इंडो फिजियाई आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 37% रहता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय गिरमिटिया मजदूर बनकर वहाँ पर गए थे। गन्ने की खेती के लिए लाया गया, तो इसके वजह से वहाँ पर भारत की ही भाषा फिजी हिंदी जिसको कहते हैं,
फिजी हिंदी कहते हैं। वहाँ पर अफ्रीकन मूल लोगों को भी लाया गया था, भारतीय मूल के लोग भी गए थे, और भी देश के हैं, लेकिन मुख्य रूप से उसमें डोमिनेटिंग है वो इंडियन मूल के लोग हैं। तो गन्ने की खेती के लिए वहाँ पर गए थे, इसलिए फिजी हिंदी को वहाँ की आधिकारिक भाषाओं में से एक का दर्जा प्राप्त है। आर्थिक आधार, फिजी की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन, चीनी और कृषि इत्यादि, यानी कि ब्लू इकोनॉमी जो है ये मुख्य रूप से वहाँ पर है। समुद्र में एक आइलैंड है तो वहाँ पर और क्या होगा, यही सब चीज़ें तो होंगी, है ना। भू रणनीतिक महत्व क्या है, प्रशांत महासागर में इतने बेहतरीन जगह पर है कि इसको प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्वाड देशों ने हाल ही में यहाँ पर इसको चीन के ऋण जाल से बचाने के लिए अपने इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग को बढ़ाने की बात की है। नेक्स्ट टॉपिक है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही बड़ा कमाल किया है केमिस्ट्री के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। साइंटिफिक अचीवमेंट के तौर पर बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है ये। क्या है, ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक सैंडविच एलिमेंट्स है, क्या है देखते हैं पहले, उसके बाद ही बताता हूँ। आईआईटी मद्रास और भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईसी बेंगलोर के शोधकर्ताओं ने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। उन्होंने एक ऐसा पूरी तरीके से कार्बन मुक्त, इंटायरली कार्बन फ्री मॉलिक्यूल संश्लेषित किया है जो प्रसिद्ध फेरोसीन अणु की अनूठी सैंडविच संरचना की हूबहू नकल करता है। इससे पहले माना जा रहा था कि फेरोसीन संरचना जो है वो दुनिया में अद्वितीय है, उसकी जगह पर कोई और चीज़ बन ही नहीं सकता। फेरोसीन क्या है, तो बीच में Fe है यानी कि आयरन है, ऊपर कार्बन 5 लगे हुए हैं दोनों साइड, ठीक है। इस प्रकार से फेरोसीन की संरचना होती, मैं दिखाता ही हूँ आपको। इस खोज ने पिछले 70 वर्षों से अधिक से वैज्ञानिकों की चुनौती दे रही पहेली को सुलझा दिया। मैं इसका संरचना दिखाऊंगा अभी आपको, आप चिंता मत कीजिएगा, बस इस टॉपिक को अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये चीज़। कुछ नाम भी याद रखने चाहिए आपको। इस अभूतपूर्व परियोजना का नेतृत्व आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर सुंदर गोपाल घोष और स्तुति महापात्रा ने किया, जिसमें आईआईसी बेंगलोर के भी लोग शामिल थे। तो इनका नाम याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं याद रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। मतलब याद करना है। एईडीओ में एग्जामिनेशन में सवाल पूछा गया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कोई धृति बैनर्जी मुखर्जी थी, उनका नाम चेंज करके सवाल पूछा गया। यूपीएससी में भी ये पूछा जाता है, यूपीएससी में भी आता है, इसलिए नाम याद रखना आवश्यक है आपके लिए। फेरोसीन क्या है, देखिए फेरोसीन मैं दिखाता हूँ। ये Fe है, आयरन है, ये कार्बन 1 2 3 4 5 और इसके H भी होंगे भाई, इसके रिस्पेक्टिवली H भी होंगे, हाइड्रोजन आइटम जिसको कहते हैं। यहाँ पर कार्बन हो गया, तो 5 कार्बन वाले 2 रिंग के बीच में एक आयरन है, Fe है। इसके कारण से इस सैंडविच संरचना को माना जा रहा था कि आयरन की जगह पर कोई और चीज़ के साथ इस तरह का बन ही नहीं सकता है। इसी पहेली को सुलझाया है भारतीय वैज्ञानिकों ने कि नहीं, इसमें हम कार्बन स्वतंत्र रूप से भी बना सकते हैं, जिसके बारे में अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। खोज और उपयोग क्या है। फेरोसीन की खोज 1950 के दशक में शुरुआत में हुई थी। आधुनिक चिकित्सा, उन्नत बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मटेरियल साइंस में व्यापक रूप से उपयोग होने वाला एक अत्यंत स्थिर यौगिक है। स्टेबल कंपाउंड होता है, जल्दी रिएक्ट नहीं करता, बिल्कुल स्टेबल है। सारे उसके जो भी सेटिस्फैक्शन है वो उसको मिले हुए हैं। सैंडविच संरचना होता है इसका, जो संरचना आपको दिख ही रहा है। फेरोसीन की बनावट में एक आयरन लोहा का परमाणु ऊपर और नीचे 2 बड़ी सपाट कार्बन के रिंग वाले अणुओं के बीच में बिल्कुल एक सैंडविच की तरह दबा होता है। ये दोनों ब्रेड हैं और ये आपका आलू हो गया। तो इसी प्रकार से यह होता है, सैंडविच संरचना कहते हैं इसको। बड़ा ही अद्भुत सा है। वैज्ञानिक पहेली क्या थी जिसको हमने सुलझाया है, तो कार्बन की विशेषता है कि वो आपस में और अन्य तत्वों के साथ बहुत आसानी से जुड़कर बड़े और बेहद स्थिर जटिल अणु बना लेता है। ये कार्बन की खासियत है। इसीलिए जो कार्बनिक जो तत्व हैं दुनिया में वो सर्वाधिक हैं, उनसे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ में आपको कार्बन दिखता है, हर जीवित चीज़ में, इसी कारण से क्योंकि आसान होता है उनका जुड़ना और एक स्टेबल संरचना भी वो प्रदान करते हैं। केमिस्ट्री का बेसिक है, ये तो 7th 8th में भी पढ़ा होगा आपने। दशकों से दुनिया भर के वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या फेरोसीन जैसी अनूठी सैंडविच संरचना केवल कार्बन रिंग्स की उपस्थिति के कारण ही संभव है।
क्या फेरोसीन जैसी संरचना केवल तभी बन सकता है जब ऊपर नीचे कार्बन के रिंग मौजूद हों? रिंग का मतलब कार्बन के 5 है, पेंटागोनल जिसको कहते हैं। तो क्या तभी संभव है कि जब ऊपर और नीचे कार्बन जैसे अणु मौजूद हों? क्या तभी ये फेरोसीन जैसी सैंडविच संरचना बन सकती है, या किसी और तत्व के साथ भी बन सकती है ये? अब आपको समझ आया कि क्या पहेली है। तो यही खोजा जा रहा था कि क्या संभव है कि किसी और तत्व के साथ बन जाए, है ना। यह आवर्त सारणी के अन्य तत्व भी आपस में बिना कार्बन के ऐसा सैंडविच बना सकते हैं जिसमें कार्बन ना हो। बिना कार्बन के क्या इस प्रकार का सैंडविच जैसी संरचना हम बना सकते हैं जिसमें बीच में कोई और एलिमेंट हो, ऊपर नीचे के एलिमेंट समान हो, क्योंकि ऊपर भी कार्बन रिंग है, नीचे भी कार्बन रिंग है। यही वो पूरा कॉम्प्लेक्सिटी है जिसको सॉल्व किया हमारे आईआईटी मद्रास और आईआईएससी बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने। इस फेरोसीन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नए संश्लेषित अणु की रासायनिक वास्तुकला। भारतीय वैज्ञानिकों की टीम ने कार्बन की जगह अन्य तत्वों का उपयोग कर इस पहेली को सफलतापूर्वक क्रैक कर दिया और साबित कर दिया है कि हाँ, हम कर सकते हैं, विदाउट कार्बन भी इस प्रकार के सैंडविच चीज़ों को बना सकते हैं। केंद्र में धातु, सेंट्रल मेटल, क्योंकि आयरन मेटल है। मूल फेरोसीन के आयरन के स्थान पर इस नए अणु के केंद्र में ऑस्मियम OS हमने रखा, धातु के परमाणु को रखा गया। सैंडविच रिंग, ऊपर और नीचे की 2 रिंग्स कार्बन का स्थान पर इस नए अणु में बोरॉन आधारित रिंग का उपयोग किया गया। तो पहले क्या था, देखते हैं एक बार फिर से, इसको थोड़ा सा समझ में आए जिससे आसानी से आपको। देखिए हमने क्या किया, हमने बीच में कार्बन की जगह पर ऑस्मियम नामक रख दिया धातु के अणु को, और ऊपर नीचे हमने कार्बन की जगह पर बोरोन को रख दिया है, बोरोन को रख दिया है, बोरोन को रख दिया है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, जिसके द्वारा हमने ये सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया कि भाई अगर हम इस पूरे संरचना को बदल दें, आयरन को भी हटा दें, कार्बन को भी हटा दें, तो भी हम एक सैंडविच संरचना प्राप्त कर सकते हैं, जिसको पहले इकलौता माना जा रहा था, यूनिक माना जा रहा था, जिसके द्वारा माना जाता था कि इस तरह का कोई और चीज़ बन ही नहीं सकता है। तो हमने उसे गलत साबित करके बताया है कि नहीं, बन सकता है, और हमने बनाया भी है। विधिक रासायनिक विशेषता। पूर्णतः कार्बन मुक्त इस नए अणु की पूरी संरचना में कार्बन का एक भी परमाणु मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी ज्यामितिक आकार फेरोसीन के बिल्कुल ही समान है। जिस सब क्या होगा, इसका एप्लीकेशन और भी ज़्यादा क्षेत्रों में किया जा सकता है जहाँ पर कार्बन की आवश्यकता नहीं हो, ऐसे क्षेत्रों में भी। अत्यधिक स्थिरता और मजबूती, सुपीरियर स्टेबिलिटी भी मिली है, जो कार्बन से मिल रहा था उसी प्रकार की हमें स्टेबिलिटी भी मिली है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय ऑस्मियम और बोरोन रिंग के बीच रासायनिक बंध अत्यधिक मजबूत है, जो इसे मूल फेरोसीन की तुलना में ज़्यादा टिकाऊ और ज़्यादा मजबूत बनाता है। तो हमें जो डर था कि हमें अगर कार्बन और आयरन को हटा देते हैं तो क्या स्टेबिलिटी उतनी रहेगी अगर सैंडविच एलिमेंट बन भी जाता है तो, और स्टेबिलिटी उससे ज़्यादा ही हमने हासिल कर ली है। अब इसका और भी ज़्यादा एप्लीकेशन हम कर सकते हैं। बुनियादी सैद्धांतिक सफलता। वर्तमान में इस खोज को मुख्य रूप से महान सैद्धांतिक और अकादमिक सफलता माना जा रहा है रिसर्च का स्तर पर, लेकिन इससे आने वाले समय में उन्नत मटेरियल डिजाइन संभव हो पाएगा। जो आप पॉलिएस्टर का शर्ट और कपड़ा पहनते हैं, मान लीजिए पहनते होंगे या कॉटन पहनते होंगे, पहली बार तो उस तरह की चीज़ें लैब में ही तो बनाई जाती है, तभी तो जाके आप तक पहुंचता है प्रोडक्शन के द्वारा। अगर हमने ये हासिल किया है रिसर्च का स्तर पर, तब इसका प्रोडक्शन का स्तर तक जाने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन प्रोडक्शन जब शुरू होता है तो नए प्रकार के मटेरियल, नए प्रकार के हाई क्वालिटी मटेरियल जो और भी ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं, वो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। प्रोफेसर सुंदर गोपाल घोष के अनुसार यह खोज अद्वितीय गुण वाले नए और नवीन सिंथेटिक पदार्थ को डिजाइन करने की असीमित संभावनाएं खोलती है। इससे संभावित औद्योगिक, इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल जो इसके एप्लीकेशन हैं वो बहुत ही ज़्यादा होंगे, जो भविष्य में सेमीकंडक्टर, नैनो टेक्नोलॉजी, ऊर्जा भंडार प्रणाली, सभी जगहों पर यह काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली डस्ट। इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापा इन्वेस्टिगेशन करके कि भाई दिल्ली में जो पॉल्यूशन कर रहे हो, उस पॉल्यूशन में सबसे बड़ा योगदान तो दिल्ली के डस्ट का है। तो पराली अगर नहीं भी जलता, जैसे अभी तो पराली नहीं जल रहे हैं, लेकिन अभी भी दिल्ली का जो PM है वो आपको 200 के आसपास दिखेगा। क्यों? अभी तो पराली नहीं जल रहा है।
इसके पीछे दो ही कारण हो सकते हैं कि पॉल्यूटेंट जो हैं वो कहीं और से आ रहे हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस ने अपने इन्वेस्टिगेशन में बताया था कि दिल्ली में डस्ट जो है इसको सही प्रकार से मैनेज नहीं किया जा रहा, और मैनेज भी किया जा रहा है तो दो दिल्ली है, एक है न्यू दिल्ली और एक है गरीबों की दिल्ली। तो जो न्यू दिल्ली है अर्थात जहाँ पर नेता ब्यूरोक्रेट्स रहते, लुटियंस जिसको कहा जाता है, उसमें तो डस्ट अच्छे से मैनेज किया जा रहा है, और जो सामान्य एरिया है वहाँ पर तो डस्ट की गाड़ी चलती भी नहीं है। और दिक्कत सामान्य एरिया में ही है, वहाँ पर तो पेड़ भी नहीं है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। और इस डस्ट के कारण से दिल्ली के पीएम में इनका योगदान 38% से भी ज़्यादा है। तो इसी समस्या के कारण सब सरकार ने निदान पर भी काम करना शुरू किया है। गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं अब डस्ट सफाई के लिए। हमारी राजधानी की ये मैं बात बता रहा हूँ। आईआईटी कानपुर का 2016 का यह रिपोर्ट बहुत ज़्यादा फेमस है, और हर टॉपिक जहाँ पर भी दिल्ली प्रदूषण की बात होगी वहाँ पर आईआईटी की इस रिपोर्ट की चर्चा तो अनिवार्य ही है। आईआईटी कानपुर 2016 के सोर्स क्या बोला जा रहा है इसको, तो सोर्स अश्योरमेंट अध्ययन था इनका, ठीक है। सड़क की धूल दिल्ली की विषाक्त हवा में PM10 के उत्सर्जन में 56%, PM पार्टिकुलेट मैटर 10 के उत्सर्जन, ये कण का आकार है, PM10 कण का आकार है, इसमें 56%, और PM2.5 यह ज़्यादा घातक कण होता है, PM2.5 ज़्यादा छोटा होता है। PM2.5 तो किसी प्रेग्नेंट महिला के प्लेसेंटा को पार करते हुए गर्भ में जो बच्चा है उस तक पहुंच सकता है, इतना छोटा सा कण होता है, मास्क के जरिए नहीं रुकता है ये। तो PM2.5 में 38% हिस्सा है, यानी कि अगर हम इसे कंट्रोल कर लेंगे, जिसे कंट्रोल करना बेहद आसान है, कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, तो PM10 और PM2.5 में 56% एंड 38% की कमी हम ला सकते हैं। लेकिन सरकारी लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण से केवल जहाँ पर नेता लोग रहते हैं वहीं पर आपको जल छिड़काव, डस्ट मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी, बाकी कहीं पर भी नहीं दिखता। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। टेडी इसके एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, 2018 के अनुसार गर्मियों के शुष्क महीने में धूल की हिस्सेदारी बढ़ जाती है, इससे फेफड़ों में सूजन, रक्त वाहिकाओं को क्षति पहुंचती है। इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि भाई इसका सरकार सही प्रकार से मैनेज नहीं कर रहा है, और सरकार के पास गाड़ियां कम हैं, सरकार उन्हीं क्षेत्रों में अधिकांश गाड़ियां उपयोग करती है जो VIP एरिया है, लुटियंस का एरिया है, ये सब चीज़ें इसमें कही गई हैं। स्वीपिंग मशीन के परिचालन की कमियां हैं, सरकार के पास एक तो है नहीं, 505 मशीनों की तुलना में केवल 52 क्रियाशील मशीनें हैं, 52 ही हैं। PMO द्वारा 505 कहा गया है, लेकिन जो दिल्ली MCD उसके पास 52 मशीन है, ठीक है। पूरे दिल्ली NCR वर्तमान विभिन्न एजेंसियों को मिलाकर केवल 95 मशीन कार्य कर रही हैं, जो आवश्यकता से 80% कम है, और इन 95 मशीनों से भी अधिकांश के रूट वही हैं जहां पर आपको पता ही है, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। ये सब सवाल तो नहीं पूछेगा आपसे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं हैं। जो मुख्य रूप से आपसे पूछेगा वो है कि भाई इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसके लिए सरकार को क्या क्या करना। डस्ट जो है वो समस्या उत्पन्न कहाँ से होती है और उसके लिए सरकारों को क्या करना चाहिए। बाकी प्रशासनिक लापरवाही से जुड़े हुए सवाल तो नहीं आते हैं, गाड़ियाँ तो चलनी चाहिए, क्षेत्रीय असमानता है उसमें, वो भी आपको मैंने समझा दिया है। कारण क्या बताए गए हैं इस रिपोर्ट में, और साइंटिफिक आधार पर भी दिल्ली के डस्ट पॉल्यूशन के कारण क्या बताए गए हैं। तो वाहनों का घर्षण और पुनरुत्थान, सड़कों पर जो चलने वाली भारी वाहनों के टायर और घर्षण कारण सड़क पर जमी हुई धूल बार बार हवा में उड़ती है। ये धूल कहाँ से आती है? तो ये धूल वहाँ से आती है जब बारिश के मौसम में गाद भरे पानी बहते हैं तो सड़क पर वो पानी जो है अपने साथ लाए हुए कीचड़ को छोड़ देते हैं, और जब बारिश का मौसम बीतता है तो इन कीचड़ को उठाने की जहमत नहीं की जाती है सरकार के द्वारा। तो ये कीचड़ जो है सूख करके धूल बन जाते हैं और वही धूल दिन भर आपको उड़ते हुए दिखते हैं। आईआईटी कानपुर के 2016 के सोर्स असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार से अध्ययन दिल्ली में 56% और 38% रहा है, जिसमें यही सबसे बड़ा कारण माना जाता है। निर्माण और विध्वंस गतिविधियों की कमियाँ, जो कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, वहाँ पर सरकार के द्वारा मैंडेटरी किया गया है कि आपको डस्ट को मैनेज करने के लिए पानी छिड़काव वाला मशीन रखना अनिवार्य है, जिससे इस प्रकार से काम होगा कि वहाँ से डस्ट नहीं उड़ेगा।
लेकिन इन चीज़ों को केवल दिल्ली पॉल्यूशन के समय ही लागू किया जाता है, वर्ष भर इनको कोई भी देख रेख करने वाला नहीं होता। इनफैक्ट सरकारी काम जो हो रहे होते हैं वहाँ पर भी डस्ट मैनेज के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है। सड़क के किनारे की कच्ची ज़मीन जो होती है, फुटपाथ और कई सारे डिवाइडर, कई सारे जो सड़क के बगल की ज़मीनें होती हैं वो मिट्टी छोड़ दी गई हैं, लेकिन उन पर इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ आती जाती हैं जिसके कारण से वो धूल बनता है और वही धूल उड़ करके फिर PM2.5 और PM10 को बढ़ाते हैं। इसका समाधान क्या बताया गया है, इसमें भी बताया गया और साइंटिफिक तौर पर ही बताया गया है। क्या क्या होती हैं इसमें, तो भारी धातुएँ जैसे कि लेड, क्रोमियम, कैडमियम और निकेल होती हैं जो मानव स्वास्थ्य को बहुत ही गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, अधजले डीजल ईंधन के कण, ये सब धूल से चिपक करके आपके फेफड़ों तक आते हैं और भारी नुकसान आपको पहुंचाते हैं। होने वाली प्रमुख बीमारियां, श्वसन प्रणाली पर आघात होता है जिसके कारण से अस्थमा और इत्यादि बीमारियां जो आप दिल्ली क्षेत्र में बहुत ज़्यादा देखते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यही वो है जो बताया जा रहा है। सिलिकोसिस, यह एक अद्भुत सी बीमारी है जो सिलिका के कण जो धूल में मौजूद होते हैं उनके कारण से सिलिकोसिस होता है। तो क्रिस्टलीय सिलिका युक्त धूल में लगातार सांस लेने से फेफड़ों में स्थायी घाव होता है और सिलिकोसिस पैदा हो जाता है, जिसको कहा जाता है सिलिकोसिस कहा जाता है। उसका भी कारण यही माना जाता है। हृदय रोग और कैंसर का खतरा बढ़ता है, इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक बढ़ जाता है। ये भी सरकार ने भी माना है कि दिल्ली और बाकी देशों में पॉल्यूशन से 25 लाख भारतीय लोगों की मौत होती है। 25 लाख भारतीयों की मौत केवल और केवल पॉल्यूशन के कारण से होती है। पॉल्यूशन के जिसमें दिल्ली NCR और ख़ास तौर से उत्तर भारत का जो क्षेत्र है यह हब बना हुआ है। टेरी के ऑडिट के अनुसार मैकेनिकल रोड स्वेपिंग मशीनें सड़क यातायात से उड़ने वाले PM10 को 80% से अधिक तक कम कर सकती हैं। अगर सरकार ये मशीनें ही रोज़ चला दें तो भी लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। धूल दबाने वाले विधिक रसायनिकों का छिड़काव किया जा सकता है। पानी के बजाय मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 या फिर CaCl2, ये जो केमिकल होते हैं, अगर हम इनको छिड़क देने पानी की जगह पर तो ये क्या करती हैं, तो ये धूल कणों को मोटा कर देती हैं जिससे वो आसानी से हवा में उड़ेंगी नहीं, और हवा में उड़ेंगी नहीं तो पॉल्यूशन नहीं फैलेगा, धूल कण नहीं फैलेगा। नहीं, सरकार केवल पानी छिड़कती है तो इसके कारण से ये धूल कण फिर जैसे ही पानी सूखता है इतनी गर्मी में फिर उड़ने लग जाते हैं। तो पानी कितनी बार छिड़काव होगा भाई, है ना। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, इको लॉस्ट माइंड पैचिंग और ग्रीनिंग। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के हालिया विधिक निर्देशों के अनुसार सड़क के किनारे खुले पैचों में चिन्हित जगहों पर आपको गहन हरी पट्टी या सघन पौधारोपण द्वारा आप कवर कर सकते हैं। या तो घास लगा दें या तो पेड़ लगा दें। विनिर्माण कचरे की जियो टैगिंग करना, ये सबसे बड़ा कारण में से एक बताया गया है, जिसके कारण से क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको समाधान में जोड़ लें तो हम धूल की समस्या से बच सकते हैं। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। समस्या ही बताया मैंने, केमिकली रूप से क्या क्या उसमें मौजूद होते ये भी हमने कवर किया है, और वैज्ञानिक रूप से क्या समाधान हो सकता है। MgCl2 और CaCl2 जैसी चीज़ों का छिड़काव भी हम पानी के साथ में कर सकते हैं जिससे धूल कण ना उड़े। करने को आए तो सरकार बहुत कुछ कर सकती है। अगर लुटियंस को अच्छे से मैनेज किया जा सकता है तो देश को क्यों नहीं किया जा सकता है। लेकिन असल में परवाह कम होती है सामान्य लोगों की। सामान्य लोगों को भी अपनी कम परवाह होती है। ये सब कभी राजनीतिक मुद्दा बनता ही नहीं है इलेक्शन वगैरह में, तो कैसे ये इसका समाधान होगा। आप जो चाहते हैं, जो मांगते हैं, उसी का तो समाधान होगा ना। नेक्स्ट टॉपिक है वेदांता ओडिशा माइन प्रोजेक्ट गेट्स एक्सपर्ट पैनल नोट फॉर ग्रीन क्लियरेंस। बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको कल करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। यह बहुत डिटेल टॉपिक है, इसमें मुझे आपको FCRA एक्ट भी समझाना है और यह हरी झंडी दे दी गई है। सीजी माल का इलाका है शायद उड़ीसा में, पूर्वी घाट का यह इलाका है, आदिवासियों की भूमि थी। वहाँ पर वेदांता को बॉक्साइट के लिए अनुमति मिल गई है, और बॉक्साइट का मुख्य रूप से एल्यूमिनियम उद्योग में कच्चे माल के तौर पर उपयोग किया जाता है। तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।